सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और आज हम कर रहे हैं छंद। छंद जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता है, इतने आसान तरीके से समझाऊंगी। बस आपने अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। बस सीखने के उससे बैठो। अगर सीखने के उससे बैठो ना तो आराम से आपको समझ में आएगा। बस आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम छंद के बारे में कुछ विशेष बातों को जानते हैं। छंद छद धातु होती है जिसका अर्थ होता है आवरण। आवरण क्या होता है? किसी चीज को ढकना, वो क्या होता है? आवरण। छंद है क्या? मन को आनंद देने वाला, मन को खुश करने वाला, प्रसन्न करने वाला क्या है? क्या होता है? छंद। जब आपको भी छंद समझ में आ जाएगा तो आपका मन भी क्या हो जाएगा? आनंदित हो जाएगा। तो जो मन को आनंद दे वो क्या है? छंद है। अब छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? छंद जो होते हैं वो पद्य से होते हैं, गद्य में नहीं। छंद किस में होते हैं? पद्य से। अब छंद का वेद रूप पुरुष। अब क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं कि किसे वेद रूपी पुरुष का पैर कहा गया है? तो किसे कहा गया है? छंद को कहा गया है। ये बात ध्यान रखना। वेद रूप पुरुष का जो पैर है वो किसे कहा गया है? छंद को कहा गया है। तो छंदहा पादौ तु वेदस्य। तो वेद रूपी पुरुष का पैर किसे कहा गया है? छंद को कहा गया है। आगे देखें, छंद शास्त्र के ज्ञाता पिंगल मुनि है। तो छंद शास्त्र के ज्ञाता कौन है? पिंगल मुनि। ध्यान रखना आपने। फिर है यति। यति का अर्थ होता है रुकना। जब श्लोक का उच्चारण करते समय बीच में श्वास को विराम दिया जाता है, सांस को रोका जाता है, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, तो वो क्या होती है? यति। तो यति का अर्थ क्या होता है? रुकना। पाद। पाद का अर्थ होता है चरण। और श्लोक में, एक श्लोक में कितने चरण होते हैं? कम से कम 4 चरण होते हैं। जो आप बोलते हो ना, जो श्लोक आपके सामने लिखा होता है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो उसको क्या बोलते हैं? चरण बोलते हैं। पाद। पाद का अर्थ क्या होता है? चरण। तो एक श्लोक में कम से कम कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। आगे देखें, छंद जो है कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पूछ लिया जाता है छंद कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलोगे 2 प्रकार का। एक मात्रिक छंद होता है और एक वर्णिक छंद होता है। और इनके नाम ही बता रहे हैं कि मात्रिक छंद क्या है और वर्णिक छंद क्या है। मात्रिक छंद, जहां पहचान किससे होगी? मात्रा से होगी। जहां पहचान किससे होगी? मात्रा से होगी। वो क्या होगा? मात्रिक छंद होगा। और जहां पहचान वर्णों से होगी तो वहां कौन सा छंद होगा? तो वहां पे वर्णिक छंद होगा। अभी आपको बताया कि छंद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक और एक वर्णिक। मात्रिक छंद की पहचान किससे होगी? मात्रा से। और वर्णिक छंद की पहचान वर्णों से होगी। तो सबसे पहले मात्रा देखते हैं कि मात्रा कितने प्रकार की होती है। मात्रा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है ह्रस्व, जिसे हम लघु कहते हैं, और लघु का साइन क्या होता है? ये खड़ी पाई जो आपको स्टैंडिंग लाइन दिख रही है। फिर है दीर्घ। दीर्घ को क्या बोलते हैं? गुरु। और गुरु का साइन क्या होता है? ये अवग्रह जो आपको एस आकृति का दिखाई दे रहा है। फिर है पलुत। पलुत का चिन्ह क्या होता है? ये 3 जो 3 है। जैसे देखें आप, जब आप ओम का उच्चारण करते हो, ओम का उच्चारण, आप ओम को ऐसे ही लिखते हैं ना, इसमें जो ये जो चिन्ह है ये किसका है? पलुत का है, पलुत मात्रा का। इसका मतलब क्या होता है? 3 गुना, कि आपने जो है, जो इससे आगे का जो वर्ण है उसका आपने 3 गुना उच्चारण करना। आपने कैसे करते हो? आप ओम ऐसे करते हो ना आप। लेकिन छंद में जो है, छंद में सिर्फ कितनी मात्राएं होती है? 2 मात्राएं। छंद में आपने केवल 2 मात्राओं का ही प्रयोग करना है। मेरी बात ध्यान से सुने। वैसे मात्राएं 3 प्रकार की होती है, लेकिन आपने छंद में जो है वो 2 मात्राओं का प्रयोग करना है। एक है हर्ष और एक है दीर्घ। लघु और गुरु। लघु और गुरु। लघु का चिन्ह क्या होता है? जो ये खड़ी पाई है, स्टैंडिंग लाइन। और गुरु का चिन्ह क्या होता है? ये अवग्रह जो एस आकृति का है। तो आपने ध्यान रखना है इन दोनों मात्राओं के चिन्ह को। ये देखिए, लघु का चिन्ह क्या है? जो ये खड़ी पाई है। और गुरु का चिन्ह क्या है? ये अवग्रह जो एस आकृति का है। सबसे पहले हम मात्राओं के नियम को जानते हैं। और बहुत आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं छंद समझा रही हूँ। आपने उतावलापन नहीं करना कि आपको जल्दी से बस छंद समझ में आ जाए। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुने। मेरा दावा है कि जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको छंद जो है काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मात्राओं के नियम देख लेते हैं। लघु की मात्रा ये होती है और ये मात्रा किसकी होती है? दीर्घ की। ये आपको चल गया पता। अब देखिए, लघु मात्रा जो होती है उसमें 5 वर्ण होते हैं। अ, ई, उ, री, री।
ये 5 वर्ण जब आपको दिख जाएंगे तो वो आप कौन सी मात्रा लगाओगे? लघु मात्रा लगाओगे, लघु की मात्रा। अब देखिए गुरु की मात्रा कहाँ लगेगी? जो ये 8 वर्ण है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, दीर्घ ए, आई, ओ, औ, जो ये वर्ण है, ये 8 वर्ण, इनमें गुरु की मात्रा लगेगी। जो ये अवग्रह, जो ये एस आकृति का आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आपने इनको याद करना है। आगे देखें, और जो दीर्घ मात्रा है, जो गुरु की मात्रा है, वो कहाँ कहाँ लगेगी? जब भी संयुक्त अक्षर वर्ण आ जाए तो जो उसका पहले वाला वर्ण होगा, पूर्व वर्ण क्या होता है? पहले वाला वर्ण, वो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। हर एक का उदाहरण देके आपको समझाऊंगी। सबसे पहले बस आप नियम समझ लें, इसके बाद उदाहरण ही दूंगी। बस आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। तो ये क्या है, इसने कहा जो संयुक्त वर्ण से जो पहले वाला वर्ण होगा वो क्या होगा? गुरु होगा। वहां गुरु की मात्रा आएगी। विसर्ग युक्त वर्ण भी, जिस वर्ण के बाद विसर्ग लगी होगी, चाहे वो आपको दिखे कि वो भाई इसमें तो ये तो लघु है, लघु वर्ण है, लेकिन अगर उस लघु वर्ण के बाद विसर्ग लगी है तो उसमें लघु की मात्रा नहीं लगेगी, उसमें किसकी मात्रा लगेगी? गुरु की मात्रा लगेगी। वो दीर्घ होगा। जहां भी आपको अनुस्वार दिख जाए कि इस शब्द के, इस वर्ण के ऊपर जो है अनुस्वार है, तो वहां भी कौन सी मात्रा लगेगी? दीर्घ की मात्रा, मतलब गुरु की मात्रा लगेगी। और जहां दीर्घ वर्ण हो तो वहां तो दीर्घ ही रहेगा, मतलब गुरु की ही मात्रा लगेगी। आप एक बार दोबारा देखें, देखो सिर्फ 5 वर्ण याद कर लो जहां पे लघु की मात्रा लगेगी। एक तो अ, ई, उ, री और लरी, ये 5 वर्ण याद कर लो, ठीक है। उसके बाद ये 8 वर्ण, फिर जो भी संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण होगा, जो भी विसर्ग वाला वर्ण होगा, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार आया होगा और जो अपने आप में ही दीर्घ होगा, वहां पे किसकी मात्रा लगेगी? गुरु की मात्रा लगेगी। वहां पे एस का चिन्ह आएगा, अवग्रह का चिन्ह आएगा। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मात्रा के मैंने आपको जितने भी नियम सिखाए ना, वो आपने अभी अगर आपने एक पेज पे लिख लिए हो या आपको याद हो गए हो, तो आपने क्या करना है, अगर आपने लिखे हैं तो अपने सामने उसे देख लें, उसे देखें और मेरे साथ साथ जो है आप इन उदाहरण को करोगे। देखो छंद के लिए ना आपको मात्राएं लगानी अच्छे से आनी चाहिए। यदि आपको मात्राओं का ज्ञान हो गया तो छंद तो आप अपने आप ही कर लोगे फिर, ठीक है। देखो सबसे पहले वाला शब्द है मदन। मैंने आपको कहा कि भाई मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन से होती है? एक तो लघु होती है और एक होती है दीर्घ। मैंने कहा था आपको लघु कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण, अ, ई, उ, री और री। ये 5 वर्ण जहां आपको दिख जाए तो वहां आपने लघु की मात्रा लगानी है। और बाकी जितने वो 8 वर्ण थे या संयुक्त अक्षर, विसर्ग, अनुस्वार या दीर्घ वर्ण दिख जाए, वहां पे आपने गुरु की मात्रा लगानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मदन। अब देखो मात्रा लगती किसकी है? छंद में एक बात और ध्यान रखें आप, मुझे याद आ गई है। मात्रा जो किसकी लगती है? स्वर की लगती है ना। स्वर की तो मात्रा होती है, आधे वर्ण की कभी मात्रा नहीं होती। यदि आपको शब्द आया और उसमें कोई आधा वर्ण हो तो ध्यान रखना, आधे वर्ण की कभी मात्रा नहीं होती है। उसको वहीं पे ही कट कर देना जो आधा वर्ण है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला मदन में आपको किसकी मात्रा लग रही है? आपको लघु की ना, तो माँ लघु का आप लघु की मात्रा लगाओ। ये लघु की, दा पे भी लघु की मात्रा लगाओ और ना पे भी लघु की मात्रा, ठीक है। तो ये हो गया मदन। अब रामः। अब देखो रा में किसकी मात्रा मिली हुई है? आ की मात्रा मिली हुई है ना, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये दीर्घ हो जाएगा ना, तो किसकी मात्रा आएगी? गुरु की मात्रा। माँ के बाद विसर्ग है। मैंने कहा था अगर जिस वर्ण के बाद विसर्ग आएगा, उस चाहे वो वर्ण क्या हो, लघु हो, फिर भी क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। यहाँ माँ के बाद क्या है? विसर्ग, तो इस माँ को क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा और गुरु की मात्रा आएगी। मुनि। अब मुनि में माँ में किसकी मात्रा है? किसकी मात्रा है? हर्स्व उ की मात्रा है ना, लघु की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? ये लघु की मात्रा आ गई। अब ना में भी भाई छोटी ई की मात्रा है, हर्स्व ई की मात्रा है,
लेकिन न के बाद क्या आ गया है, विसर्ग आ गई है, और विसर्ग आने के कारण ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और किसकी मात्रा आएगी, गुरु की, क्योंकि विसर्ग से पहले वाला वर्ण जो होता है वो क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। तो यहाँ पे किसकी मात्रा आएगी, आपकी गुरु की मात्रा आएगी। अब देखें यहाँ पे दक्ष, मैंने कहा था संयुक्त वर्ण जब होंगे तो वो अपने पहले वाले वर्ण को क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा, वहां पे गुरु का साइन आएगा। अब देखो संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं, देखिए संयुक्त वर्ण अक्ष, त्र और क्या, ये संयुक्त वर्ण होते हैं ना। अब अक्ष किससे बनता है, क और श से, त्र त और रा से क्या बनता है, ज और यहाँ से। अब देखो ये संयुक्त वर्ण है ना, दिखाई दिए आपको, ये क्या है, संयुक्त वर्ण। अब मैंने कहा जो ये संयुक्त वर्ण होगा ना, ये अपने पहले वाले वर्ण को दीर्घ कर देगा। जो ये है ना, ये आधा, क्योंकि भाई छंद में हलंत शब्द की कोई मात्रा नहीं होती है, आधे शब्द की कोई मात्रा नहीं होती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन जो ये आधे वर्ण है ना संयुक्त अक्षर के, ये अपने पहले वाले वर्ण को क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। यदि यहाँ पे आ है तो इसको आ कर देंगे, यदि यहाँ पे का है तो इसको का कर देंगे, और यदि यहाँ पे कोई भी वर्ण हो, रा है तो इसको रा कर देंगे। ठीक है, जो ये आधे वर्ण है ये अपने पहले वाले वर्ण को क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। इनकी कोई मात्रा नहीं होती है, इनकी कोई भी मात्रा नहीं होती आधे वर्ण की। और बाद में जो बचा है इनका, अगर ये दीर्घ है, यदि यहाँ पे शा लगा हुआ है तो आप दीर्घ मात्रा लगाओगे, यदि शाई है तो वहां पे आप लघु की मात्रा लगाओगे। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आधा वर्ण होगा संयुक्त वर्ण का, वो अपने पहले वाले वर्ण को दीर्घ कर देगा। आगे देखें दक्ष। अब दक्ष में देखो ये द है, पहले देखो आप यहाँ पे समझो इसे, ये द है, फिर अक्षय किससे बनता है, मैंने अभी बताया ना आपको, क और इस शा से। और ये जो आधा वर्ण है ये अपने वाले पहले वाले वर्ण को क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा। जब इसने इस का ने इस दा को दीर्घ किया तो क्या आया, किसका साइन आया, गुरु का साइन आया ना, तो यहाँ पे ये गुरु का साइन आ जाएगा। और इस का अपनी कोई चिन्ह नहीं होता, क्योंकि भाई स्वर की मात्रा होती है, का में तो स्वर ही नहीं है, तो इसकी कोई मात्रा ही लगेगी। और फिर हमारा ये श, और ये क्या है, हर्स्व है, तो क्या हो जाएगी इसकी मात्रा, गुरु लघु की आएगी। तो ये अगर दक्ष के बाद विसर्ग होता, अगर इसके बाद विसर्ग हो जाता तो ये विसर्ग से पहले वाला वर्ण क्या हो जाता, दीर्घ हो जाता, और यहाँ पे साइन किसका आ जाता, गुरु का आ जाता। समझ में आई मेरी बात। अगला वर्ण देखें अंबर। अब देखो अंबर, ये जो आधा वर्ण माँ है ये अपने पहले वाले वर्ण को क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा। आपको चल गया पता, इसकी अपनी माँ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि भाई मात्रा जो होती है स्वर की होती है, और इसमें स्वर है ही नहीं। और बा जो है कौन सी मात्रा हो जाएगी इसकी, लघु की, और रा में भी लघु की। ठीक है, गुरु और लघु लघु। देखिए छंद के लिए ना आपको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। अपने आप से भी बहुत सारे आप शब्द लो और प्रैक्टिस करो कि इसमें कौन सी लघु की लगेगी, गुरु की लगेगी। ठीक है, जितने शब्द से आप कर सकते हो उतना आप कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि देखो अगर आप लोग देखते हो और अच्छे अच्छे आप कॉम्प्लीमेंट्स देते हो तो लगता है कि और वीडियो बनाऊं और जल्दी बनाऊं। लेकिन जब व्यूज नहीं बढ़ेंगे और आप ही उस वीडियो को नहीं देखोगे, ठीक है, तो फिर वो मन भी नहीं करेगा। इसलिए जितना हो सके आप इस चैनल से जुड़ें, और जितना हो सके अगर आप चैनल मानते हैं आपका चैनल है तो जितना हो सके आप इसे शेयर करें। अब देखिए यहाँ पे समीक्षा, समीक्षा शब्द है, दिख गया भाई स्टार्टिंग में, ये तो भाई गुरु है, फिर लघु, लघु है, माँ में भाई बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ है तब भी क्या हो जाएगा, गुरु है। और अगर दीर्घ नहीं भी होती तो जो ये अक्षय का है ना आधा, जो आधा का है इसको क्या कर देता, गुरु बना देता, लेकिन ये अपने आप में गुरु है ही। ठीक है, और फिर यहाँ पे और शाम में कौन सी मात्रा मिल गई, आ की, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु की मात्रा लग जाएगी। समझ गए। देखो यहाँ पे ये सा, ये मी,
ये क और ये शा, समीक्षा। सा में लघु की, और इस का ने इसको क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया। और इसमें वैसे दीर्घ की मात्रा भी थी, लेकिन इस का ने भी दीर्घ कर दिया। ये एस, और इस शा में किसकी मात्रा मिली हुई है, आ की मात्रा। और यहां भी क्या हो जाएगा, गुरु की मात्रा आ जाएगी। समझ में आया। अब देखो प्रकृति, अब इसको और देखें। प्रकृति देखो, ये प आधा है। आपको पता है जो ऊपर वाला वर्ण क्या होता है, आधा होता है। जो नीचे वाला वर्ण क्या होता है, वो पूरा होता है हमेशा। नीचे वाली जो मात्रा लगी होती है, तो नीचे वाला जो वर्ण होता है वो पूरा होता है। सॉरी मैं मात्रा बोल गई, नीचे वाला वर्ण होता है वो क्या होता है, पूरा होता है। और उसी में ही क्या होती है, मात्रा लगी होती है नीचे वाले वर्ण में। तो ये पा हो गया, और ये रा हमारा पूरा है। और फिर यहाँ पे ये क्री है, क में री की मात्रा, और ये ती है। ये है ना शब्द, शब्द ये है ना आपका। अब रा से पहले क्या है, आधा वर्ण। क्या इस आधे वर्ण से पहले कोई वर्ण है, नहीं है ना। मतलब ये किसी को भी दीर्घ नहीं कर रहा है, और इसकी अपनी मात्रा तो होती ही नहीं है। और इस रा की कौन सी मात्रा आएगी, लघु की। और का में री की मात्रा है, तो क्या आएगी, लघु की। और ता में भी क्या है, छोटे ई की मात्रा, हर्स्व ई की मात्रा है, तो किसकी मात्रा आएगी, लघु की आएगी। तो प्रकृति की मात्रा क्या होगी, ये। अब देखें सम्राट, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, अगर इस वर्ण को हम तोड़े तो ये है स, और फिर म आधा है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो ये र नीचे जो होता है, वर्ण के नीचे वर्ण होता है वो पूरा होता है। ये र है, रा में आ की मात्रा मिली हुई है। फिर ये टा है, और इसमें विसर्ग है। आधा वर्ण जो होगा अपने पहले वाले वर्ण को क्या करेगा, दीर्घ करेगा। तो आपने यहाँ पे गुरु की मात्रा लगानी है। इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि आधा वर्ण है, स्वर की तो मात्रा होती है। रा में क्या है, रा में आ की मात्रा मिली हुई है, तो ये भी क्या हो गया, गुरु हो गया। विसर्ग से पहले वाला वर्ण चाहे वो हर्स्व ही क्यों ना हो, अगर विसर्ग से पहले आ गया तो वो दीर्घ हो जाएगा। तो इसमें भी किसकी मात्रा आएगी, गुरु की मात्रा आएगी। तो ये बन जाएगा आपका। अब देखें बंधन, मैंने कहा अनुस्वार वर्ण भी क्या होता है, दीर्घ होता है। नियम अच्छे से याद करना। देखो अपने नोट्स जो ना अपने आप बनाओ, वीडियो को सुनो, अगर अच्छी लग रही है तो नोट्स आप जरूर बनाएं, और लाइक करना मत भूलें। तो जैसे ये, अब ये क्या है, बा के ऊपर क्या, अनुस्वार। मैंने कहा जो अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर होगा वो क्या होगा, दीर्घ होगा। तो यहाँ पे ये दीर्घ हो गया। धा में क्या है, लघु की मात्रा, और ना में भी लघु की मात्रा। और उदाहरण कर लेते हैं, क्योंकि जितनी अच्छे से आपको मात्राओं का ज्ञान होगा उतना ही अच्छा है। आप ये शब्द जो हैं आप भी लिख लें, और मेरे साथ साथ आप करें। और जो भी आप संस्कृत बुक की, आप जिस भी आप रीडिंग कर रहे हो, आप उसमें से कोई भी आप शब्द निकाल लें, और अपने आप से भी करें आप। देखो यहाँ पे क्या है, वंचित। अब वह वर्ण के ऊपर क्या आ गया, अनुस्वार आ गया, तो किसकी मात्रा आएगी, दीर्घ की। तो क्या हो जाएगा, ये गुरु की मात्रा हो गई, ठीक है। और फिर इस चा में किसकी मात्रा है, हर्स्व ई, तो ये लघु की मात्रा हो गई, और ये भी लघु की मात्रा हो गई। फिर है संयोग। अब सा के ऊपर किसकी मात्रा है भाई, अनुस्वार की, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। अब यह में किसकी मात्रा है, ओ औ किस में आते हैं, दीर्घ में, तो यहाँ पे किसकी मात्रा आएगी, गुरु की मात्रा आएगी। और गा में किसकी आएगी, लघु की मात्रा आएगी। ये लघु की मात्रा होती है, और ये गुरु की मात्रा होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब है चक्रम। अब ये देखो यहाँ पे ये चा है, ठीक है, ये का है, ये रा है, और ये मा है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे इस आधे वर्ण ने अपने पहले वाले वर्ण को क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया। तो यहाँ पे गुरु की मात्रा आ गई। इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती आधे वर्ण की। रा की मात्रा क्या आएगी आपकी, लघु, और माँ की भी लघु, क्योंकि माँ पूरा है। अगर माँ हलंत का होता तो ये अपने पहले वाले वर्ण को क्या कर देता, दीर्घ कर देता, रा को दीर्घ कर देता, और रा की मात्रा क्या हो जाती, गुरु हो जाती। अब यहाँ पे देखें विक्रमः। अब देखो यहाँ पे ये वी है, ठीक है, ये क है, ये आधा वर्ण जो इसके नीचे वाला वर्ण होता है वो पूरा होता है, और ये माँ है, और ये है क्या है, विसर्ग। अब यहाँ पे देखें इस आधे का ने इसको क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया। संयुक्त वर्ण था, दीर्घ कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे गुरु की मात्रा आ गई।
रा है, रा में किसकी मात्रा आएगी? लघु की। अब इस माँ के बाद क्या लगा हुआ है? इस माँ के बाद विसर्ग लगा हुआ, और विसर्ग ने अपने पहले वर्ण को क्या कर दिया? दीर्घ कर दिया। और यहाँ भी किसकी मात्रा आएगी? यहाँ भी जो है वो गुरु की मात्रा आएगी। अगर यहाँ पे विसर्ग नहीं होती तो यहाँ पे लघु की मात्रा आती। कुछ और शब्द हैं, देखें यहाँ पे हृदयम। अब देखो इसमें कौन सी मात्रा होगी? सोचे आप। ये हाँ है, ये इस पे री से ऋषि की मात्रा है, ठीक है। ये द है, ये या है, और ये माँ हलंत का है। समझ में आ गया? री से ऋषि की मात्रा किस में होती है? लघु में होती है, तो लघु का साइन हो गया। ये भी लघु का, ये भी लघु का। आधे माँ की तो कोई मात्रा ही नहीं होती, आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं है छंद में, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगी? लघु लघु। समझ में आया? ऐसे देखो विज्ञान, वी है, और ये ज, और यहां से बनता है आ, और ये ना, यही है ना। ये ज आधा वर्ण है ना, इस आधे वर्ण ने क्या किया? इस वी को पूरा कर दिया। तो यहाँ पे किसकी मात्रा आ गई? यहाँ पे आ गई आपके गुरु की मात्रा। इसमें आ की मात्रा मिली हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और ना में क्या हो जाएगा? लघु की मात्रा हो जाएगी। ये त्याग है। इस आधे वर्ण से पहले कोई वर्ण है नहीं ना, और इसकी तो कोई अपनी मात्रा होती नहीं, और ना ये किसी को दीर्घ कर सकता क्योंकि आगे कोई वर्ण है ही नहीं। बचा क्या है? या। तो या क्या हो जाए भाई? गुरु की मात्रा, और गा में उसकी लघु की मात्रा। फिर है रामम, रा में आ की मात्रा है, तो ये तो हो गया भाई गुरु। माँ के ऊपर क्या है? अनुस्वार, और जिसके ऊपर अनुस्वार होगा वो भी क्या हो जाएगा? गुरु, दीर्घ हो जाएगा, गुरु। अब है लता, ला क्या है? ला में गुरु उसकी लघु की मात्रा है, और ये क्या है? ता में किसकी मात्रा है? गुरु की मात्रा है। तो मात्राएं आपको समझ में आई अच्छे से? जितना हो सके आप उतने शब्दों की आप प्रैक्टिस करें, खुद से आप शब्द निकालें और उन शब्दों को करके देखें आप। अब आपको मात्राओं का ज्ञान हो गया है, आपको चल गया पता छंद में दो मात्राएं होती हैं, कौन सा? एक लघु और एक गुरु, दोनों के चिन्ह आपको चल गए पता। ये भी चल गया पता कि आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि मात्रा ही स्वर की होती है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं अब गण, ठीक है। अब गण क्या होते हैं भाई? गण जो होते हैं वो 3 वर्णों का समूह होता है। आपको 3 वर्ण दिखाई देंगे, उसमें 3 वर्णों का समूह क्या होगा? गण। और गण होते कितने हैं? 8। और आपने बहुत बार पढ़ा होगा, या माता राज भान सलगहा। अब यहाँ पे आपने क्या करने हैं? हमने कहा गण जो होते हैं 3 वर्णों का समूह होता है, तो आपने 3 वर्णों का समूह बनाना है। सबसे पहले देखें, इस या से हो जाएगा यगण, गण है ना, गण बनाने हमने कितने गण बनाने? हमने 8। इस या से यगण, इस माँ से मगण, इस ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण, सा से सगण, और ये क्या है? ला और गा। ये लघु है और ये हमारा गुरु है। ये देखें यहाँ पे, ये है हमारे 8 गण। समझ में आया? जो ये पहला पहला वर्ण है, देखें, या माता राज भान सलगहा। तो या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण, सा से सगण। और जो बचे बाद में, क्योंकि 3 बचे, 1 2 3 वर्णों का समूह होता है, तीसरा तो बचा ही नहीं, तो ये लघु है और ये क्या है? गुरु है। अब आपने इसको याद कर लेना है, यमाता राजभान सलगहा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि गण जो होता है वो 3 वर्णों का समूह होता है, तो आपने क्या करना है? 3 वर्ण बनाने। देखो ये 1, ये 2 और ये 3, ये क्या हो गए? 3 हो गए ना। अब मैं पहले ये 3 लिख लेती हूँ, किसमें? या से यगण होता है, इस या में मैं ये 3 वर्ण मैं लिख लेती हूँ, क्या हो जाएगा? यमाता। यमाता हो गया। अब आपने इस या को छोड़ के आगे के 3 दिख रहे हैं, आपने माता और ये 3 यहाँ पे खत्म हो गए हमारे, ठीक है। तो माँ से क्या हो गया? मगण, और हमारे 3 वर्ण आ गए, मा ता रा। समझ में आया? अब देखो, अब इस माँ को भी कट कर दो, अब इस माँ को भी कट कर दो। अब इसके आगे आप 3 देखें, 1 2 3 हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका? ताराज। अब इस ता को भी कट कर दो। अब यहां से 3 गिनो, 1 2 3,
राजभा। अब इस जा को भी क्या कर दो, इस रा को भी अब कट कर दो। अब इस जा से करो 1 2 3 ना तक आया तो क्या आ जाएगा, ज भान। अब इस जा को भी कट कर देते हैं। अब इस भा से 3 गिनो, 1 2 3 सा पे आ गया, भा न स। अब इस भा को भी आप कट कर दो। अब इस ना से गिनो, 1 2 3 ला तक आया है ना, तो लिखो यहां पे ना स ल। अब देखो इस ना को भी क्या कर दो, आप कट कर दो। अब सा से गिनो, 1 2 3 गा तक आ गया। अब यहां पे लिख दो सलगाहा। ठीक है। अब देखो इस सा को भी कट कर दो। क्या इसके बाद 3 वर्ण हुए, 1 2, तीसरा तो है ही नहीं। तो ये जो ला है, ये ला क्या है, लघु, और ये गा क्या है, ये है गुरु। आपको चल गया पता, या माता राजभान सलगाहा कि गण जो होते हैं 3 वर्णों का समूह होता है। 1 2 3 हमने 3 वर्णों का समूह बनाया है। सिर्फ इस एक पंक्ति से आपने याद कर लेनी है। और गण टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, आपने इनकी मात्रा लगानी है कि मात्रा अब आप समझ गए हो। देखो मात्रा आपको समझ में आ गई। लघु और गुरु की मात्रा क्या होती है, या में किसकी है, लघु की, और माँ में किसकी है, गुरु की, और ता में भी गुरु की। माँ में किसकी है, गुरु की, ता में भी गुरु की, और रा में भी गुरु की। ताराज में ता में गुरु की है, रा में गुरु की है, जा में किसकी है, लघु की। राजभा में रा में गुरु की है, जा में आपकी गुरु, जा में लघु की है, और भा में गुरु की है। जभान इसमें क्या है, लघु की है, फिर गुरु है, और फिर लघु है। आगे देखें आप, भानस भा में गुरु की है, फिर लघु की है, फिर लघु की है। नस्ल में इसमें लघु की है, ना में भी, सा में भी लघु की, ला में भी लघु की। अब आ जाए आप सलगा। सलगा में सा में किसकी है, लघु की, ला में भी लघु की। गा अपने आप में क्या हो गया, गुरु भी हो गया, और विसर्ग आ गई तब भी ये गुरु हो गया। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुरु की मात्रा। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जितना आप शेयर करेंगे और जितना आप इसको देखेंगे उतना ही मन करता है कि और वीडियो बनाओ, क्योंकि मेहनत किसके लिए कर रही हूँ, आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ ना। तो जितना हो सके आप लोग शेयर करें यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। अब आपको लघु, गुरु, यति, पाद क्या होते हैं ये सब आपको चल गया पता। लघु और गुरु की मात्रा आपको लगानी आ गई है। गण आपको चल गया है पता। और अब हम कर रहे हैं छंद, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो ये पहला छंद है हमारा अनुष्टुप छंद। कौन छंद है, अनुष्टुप छंद। और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले आप ये लिख लें, पहले समझ लें, उसके बाद आप लिख लेना। पहले ध्यान से वीडियो को समझो, सुनो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण होते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना कि उसमें 8 वर्ण होते हैं। ठीक है, आपको एक और मैंने क्या कहा था, कितने पाद होते हैं, 4 होते हैं ना। जब एक पंक्ति में 8 वर्ण होंगे तो 4 में कितने हो जाएंगे भाई, यदि एक पंक्ति में 8 है तो 4 में कितने हो जाएंगे, 32। तो टोटल कितने दिखेंगे, 32 वर्ण आपको दिखाई देंगे। ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है कि अनुष्टुप छंद में टोटल कितने वर्ण होते हैं, तो कितने होते हैं, 32 होते हैं। एक पंक्ति में 8 तो 4 अगर पाद है, 4 चरण है तो कितने हो गए, 8 चौक 32, 32 वर्ण हो गए। फिर आपने ध्यान रखना है जो श्लोक में जो 5वां वर्ण होगा, चाहे वो पहली पंक्ति का हो, पहले चरण का हो, दूसरे चरण का, तीसरे चौथे किसी भी चरण का, जब 5वां वर्ण होगा ना तो वो क्या होगा, लघु होगा। अब ये इसकी पहचान है कि आप जो आपको श्लोक पेपर में दिया जाएगा तो आप कैसे पहचानोगे उसमें कौन सा छंद है। तो किसी भी पंक्ति का जो 5वां वर्ण होगा ना वो लघु होगा, ध्यान रखना है। और श्लोक में किसी भी पंक्ति का जो 6ठा वर्ण होगा ना वो क्या होगा, गुरु होगा। और जो श्लोक की जो दूसरी और चौथी पंक्ति है ना, दूसरी और चौथी जो पंक्ति है उसका 7वां वर्ण जब देखोगे आप तो वो क्या मिलेगा, आपको लघु मिलेगा। और पहली और तीसरी ये सम संख्या होगी, ये विषम संख्या होगी, ध्यान रख, इससे ही ध्यान रख ले आप। ठीक है, जो दूसरा और चौथा, जो दूसरी और चौथी लाइन होगी, श्लोक में 4 लाइन ना, 1 2 3 4, जो दूसरी और चौथी लाइन होगी उसमें 7वां वर्ण क्या मिलेगा, लघु मिलेगा। और वहीं आपको यदि पहली और तीसरी लाइन जब होगी, पहली और तीसरी लाइन में आपको 7वां वर्ण जो है वो क्या दिखेगा, गुरु दिखेगा। आपने इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ये बातें आप लिख लें।
अब देखें ये अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। जो भी मैंने आपको अनुष्टुप छंद की पहचान बताई है उसे आप ध्यान रखें। अगर आप नोट्स बना रहे तो ध्यान से उसे लिखें, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को ना ध्यान से सुने, उसके बाद नोट्स बनाओ। पहले सुनो। जो कहते हैं ना, जो अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा वक्ता भी होता है। ये देखें, माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यदि आपको ऐसा कोई श्लोक आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा छंद है, छंद का नाम आप बताइए, आपको ऑप्शन भी दिए होंगे, तो जो आपको सबसे पहले आपको नियम जो बताए गए हैं, जो पहचान आपको बताई गई है, आपने उस बात का ध्यान रखना है। पेपर करते समय आपने इसका अर्थ नहीं देखना है कि इसका अर्थ क्या है। आपको नंबर जो है अर्थ के नहीं, छंद के मिलेंगे। जो आपने इसमें कौन सा छंद आपने ढूंढा है, सही छंद कौन सा ढूंढा है आपने। तो सबसे पहले हम अनुष्टुप छंद कह रहे हैं। मैंने कहा उसमें 8 वर्ण होते हैं। तो देखिए आप गिने, हम 8 वर्ण गिनते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और 8। एक पंक्ति में हमें अपने 8 वर्ण मिल गए। उसने कहा थी ए तो क्या है, चारों में 8 होने चाहिए ना, क्योंकि कितना 8 चौक 32 वर्ण होते हैं किसमें, अनुष्टुप छंद में। ध्यान रखना ये बात। अब इसमें भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ भी हमें 8 वर्ण मिल गए हैं। फिर देखें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये क्या है 8। आधे वर्ण को तो हम गिनते ही नहीं, तो ये क्या है, ये भी 8 वर्ण हो गए। आगे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये भी 8 वर्ण। तो 8 चौक 32 तो हमारे वर्ण हो गए। पहले वाला नियम हमें चल गया पता। उसके बाद मैंने आपको बोला कि श्लोक में जो 5वां वर्ण होगा ना वो लघु होगा। मैंने आपको बोला 5वां वर्ण, चाहे वो किसी भी पंक्ति का हो, आप 5वां वर्ण देख लें, वो लघु होना चाहिए। 1 2 3 4 और 5, ये 5वां वर्ण है। ये क्या है, लघु। इसमें हर्ष ई की मात्रा है, तो लघु है। ये क्या है, लघु, 5वां वर्ण। आप इसका भी देख लें, 1 2 3 4 और 5, ये भी क्या है, लघु वर्ण है ना। तो ये भी हमारी पहचान हो गई। चल रहा है हमें पता, हमारा ध्यान किस तरफ जा रहा है, अनुष्टुप छंद की ओर। अब मैंने कहा श्लोक में छठा वर्ण गुरु होगा। किसी भी पंक्ति का छठा वर्ण देख लें आप। अगर ये 5वां तो ये छठा हो गया, तो ये क्या हो गया, गुरु। गुरु वर्ण दिख रहा है आपको, ता गुरु वर्ण दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, पा दिख गया ना। पा क्या है, गुरु है। तो ये भी हमारा हो गया। उसके बाद मैंने ये कहा आपको दूसरी और चौथी लाइन में आपको 7वां वर्ण क्या दिखाई देगा, लघु दिखाई देगा। मैंने कहा कि दूसरी, तो ये कितनी है, 1 2 3 4। मैंने कहा इस दूसरी में और चौथी में जो 7वां वर्ण होगा ना वो लघु होगा। देखते हैं दूसरी लाइन में, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। ठा में छोटे ई की मात्रा है, हर्ष ई की मात्रा है, तो क्या दिख गया, गुरु हमें, सॉरी लघु हमें दिख गया। यहां भी देख ले, 7वां वर्ण दूसरी और चौथी लाइन में 1 2 3 4 5 6 7, यह दिख गया। किसकी मात्रा है, लघु की मात्रा। तो ये पहचान भी हो गई हमारी। फिर मैंने आपको बोला कि भाई पहली और तीसरी पंक्ति में, इस पहली और तीसरी पंक्ति में 7वां वर्ण आपको गुरु दिखाई देगा। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आई की मात्रा है, किसमें होती है, दीर्घ में ना। तो क्या हो गया, ये गुरु हो गया। पहली और तीसरी पंक्ति, तीसरी देखो ये रही, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या है 7। अब आपको हो गया 7, तो आपको माँ दिख रहा है, यहाँ तो गुरु है ही नहीं, यहाँ तो लघु की मात्रा है भाई। उसके बाद क्या है, ध है ना। आधा वर्ण जो होता है अपने पहले वाले वर्ण को क्या कर देता है, गुरु, दीर्घ कर देता है। तो यहाँ पे किसकी मात्रा आएगी,
गुरु की मात्रा आएगी। तो ये देखो, जो छंद इतने मुश्किल होते हैं, समझ में नहीं आता, हमें श्लोक में पता ही नहीं चलता है इसमें कौन सा छंद है। तो अब जब आपका जो भी अनुष्टुप छंद जब भी आपका आएगा ना, अगर छंद आ जाता है, कोई श्लोक आ जाता है अनुष्टुप छंद से रिलेटेड, तो आप बहुत ही आराम से उस छंद को आप ढूंढ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, जो आपके कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे, उतनी ही जल्दी वीडियो भी आएगी और बनाने का मन भी करेगा। तो जितना हो सके आप शेयर करें। जिन्हें अच्छी लग रही है मैं उन्हें कह रही हूँ, जिन्हें अच्छी नहीं लग रही उन्हें मैं कुछ नहीं कह रही। बस आपने इस वीडियो को यहाँ तक भी देखा तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद। एक और श्लोक है जो अनुष्टुप छंद का है। देखो, जितने भी रामायण है, हमारे 18 पुराण है, महाभारत है, जिसमें 1 लाख श्लोक है, जिसमें वे सब किस में लिखे गए हैं? अनुष्टुप छंद में ही तो लिखे गए हैं। आप कोई भी आप श्लोक लो इनका और फिर ढूंढना आप शुरू करें। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा है। अब देखिए, आपके सामने ये एक और श्लोक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुष्टुप छंद, इसमें हमने ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या था कि हर एक पंक्ति में कितने वर्ण होंगे? 8 वर्ण। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, आधे वर्ण को हम गिनते नहीं है, और ये यह भी 8, क्योंकि माँ भी क्या भाई आधा वर्ण है। तो आधे वर्ण को तो हमने क्या करना है? गिनना ही नहीं है, क्योंकि आधे वर्ण की कोई मात्रा ही नहीं होती। तो 8 हो गए यहाँ पे। अब देखो, मौक्तिकम, ये 1 हो गया यहाँ पे, फिर ये 2, ये 3 4 5 6 7 8, और यहाँ भी हमारे 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई चारों चरणों में हमारे कितने वर्ण हो गए हैं? 8 8 8 8। कितने हो गए? 8 चौक 32। दूसरा नियम क्या था कि श्लोक का जो है, किसी भी श्लोक की, आप इस श्लोक की किसी भी पंक्ति का 5वां जो वर्ण होगा वो क्या होगा? लघु होगा। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5वां वर्ण क्या दिख गया? लघु दिख गया। यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5, गा लघु दिख गया। ठीक है, आप सभी में आप देख सकते हैं। फिर अगला था कि भाई श्लोक में चारों चरणों में से किसी भी पंक्ति का जो छठा वर्ण होगा वो गुरु होगा। अगर ये 5वां वर्ण है तो ये माँ क्या हो गया? छठा वर्ण हो गया ना। तो ये क्या हो गया? ये गुरु हो गया। जहाँ में एक ही मात्रा है, ए आई किस में आते हैं? दीर्घ में आते हैं ना। तो ये 5वां, तो ये छठा है, तो क्या हो गया? गुरु हो गया। फिर मैंने ये कहा आपको कि दूसरी और चौथी, जो दूसरा और जो चौथा चरण है उसमें जो 7वां वर्ण होगा वो लघु होगा। दूसरी और चौथी लाइन में 7वां वर्ण देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, वाह है। मैंने क्या बोला? 7वां वर्ण क्या होगा? लघु। ये लघु की मात्रा होगी। दूसरी लाइन में भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये ग आ गया। क्या है ये? लघु है। फिर मैंने कहा आपको श्लोक की पहली और तीसरी पंक्ति में जो 7वां वर्ण है वो क्या होगा? वो गुरु होगा। तो देख लेते हैं, पहली में 1 2 3 4 5 6 और 7। अरे आने में तो छोटी ही की मात्रा है, लेकिन बाद में क्या है? क। और क अपने आगे आने वाले वर्ण को क्या कर देता है? दीर्घ कर देता है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, का की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, आधे का की, हलंत का की कोई मात्रा नहीं होती, छंद में आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। यह अपने आगे वाले वर्ण को क्या कर देता है? दीर्घ कर देता है। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया? गुरु हो गया। तीसरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी यही है, त्र जो बनता है ता और रा से, जिसमें ता आधा होता है। तो आधा वर्ण इस वा को क्या कर देगा? दीर्घ कर देगा। तो यहाँ भी किसकी मात्रा आ जाएगी? गुरु की आ जाएगी। अनुष्टुप छंद हमारा पूर्ण हो चुका है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और जितना हो सके आप शेयर करें, कि जितना आप इस चैनल से जुड़ोगे, वीडियो को देखोगे, उतना ही मन करेगा और वीडियो बनाने का। क्योंकि मेहनत जो कर रही हूँ वो आपके लिए कर रही हूँ, और अगर आप ही साथ नहीं दोगे तो चाहे तो किसके लिए मेहनत करूँगी। तो इसलिए इस चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।